हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिनिशर सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 75 वो पॉइंट्स या फिर 75 वो ऐसे क्वेश्चंस जो एमएस एक्सेल से जुड़े हुए सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। एचएसएससी में 2014 से लेके 2020 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में से मैंने ये ऐसे 75 पॉइंट्स निकाले हैं जो बार बार रिपीट होते हुए मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर्स में। तो अगर ये 75 पॉइंट्स आप लोग याद कर लेते हैं और इन 75 पॉइंट्स को आप समझ लेते हैं, तो अगर आगामी किसी एग्जाम में आप लोगों से एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है और इन 75 में से अगर एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तो आप लोगों का एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं और एक्सेल के बारे में हमें इन पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है। इनके अलावा भी एक्सेल के बारे में हमें काफी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं एग्जाम्स में। एग्जामिनर इनको बार बार पूछता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 75 पॉइंट्स हैं। तो फटाफट इनको हम खत्म करते हैं और इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है, एमएस ऑफिस के अंदर आता है। और एमएस एक्सेल जो होता है उस सॉफ्टवेयर का यूज डेटाबेस को तैयार करने के लिए, डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, जो हमारी कोई जानकारी होती है किसी भी चीज के बारे में, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वही हमारा क्या होता है? डेटा होता है। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए, उस डेटा को संभालने के लिए, उस डेटा के ऊपर काम करने के लिए हमें किसी ना किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उन्हीं डेटाबेस सॉफ्टवेयर में से हमारे पास एमएस एक्सेल आता है, जिसमें हम डेटाबेस से जुड़े हुए सारे के सारे काम करते हैं। डेटा को उसमें सेव करते हैं, डेटा के ऊपर काम करते हैं, डेटा के वहाँ पे हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, हम वहाँ पे स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, वर्कबुक पे हम काम करते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला पॉइंट जो आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। तो पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल, चार ऑप्शन हो आपके पास, उनमें से आपको ऑप्शन कौन सा ठीक करना है? स्प्रेडशीट पैकेज होता है, एक बहुत पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज होता है एमएस एक्सेल। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, एक्सेल की जो वर्कबुक होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो पूछा गया है संग्रहण किसका होता है। एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो किस चीज का कलेक्शन होता है? तो एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट्स और चार्ट्स का कलेक्शन होता है। वहां पे हम वर्कशीट्स पे काम करते हैं और हम चार्ट्स के साथ काम करते हैं। तो पूछा जाए कि एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो किसका संग्रहण होता है, तो एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट्स और चार्ट्स का संग्रहण होता है। तीसरा पॉइंट आता है, एक्सेल फाइल्स हैव डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। एक्सेल की जो फाइल होती है, जैसे ही हमने एक फाइल पे काम किया, हमने एक्सेल की एक वर्कबुक जो है उस पर काम किया और उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो सेव करते समय हमें किस एक्सटेंशन में उसको सेव करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी फाइल का नाम जो है वो एबीसी, कुछ भी हमारी फाइल का नाम है, एबीसी फाइल का नाम है, तो उसको एक्सटेंशन क्या देंगे हम? abc.xls उसको हम एक्सटेंशन देंगे। तो XLS जो होता है वो एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। काफी बार पूछा जाता है डिफॉल्ट एक्सटेंशन एमएस एक्सेल का क्या होता है, तो XLS जो होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। सॉरी, पूछा जाए मैक्सिमम रोज, एक वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? आपको पता है एक वर्कशीट जो होती है वो रो और कॉलम से बनी होती है। जो आपके टॉप से बॉटम की तरफ जो आप आते हैं तो आप उनको कॉलम बोलते हैं, और आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आप उनको रो बोलते हैं। तो पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक वर्कशीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या है जो रो की हो सकती है? तो 10,48,576 टोटल रोज आपकी हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा कॉलम कितने हो सकते हैं एमएस एक्सेल की वर्कशीट के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा जो कॉलम हो सकते हैं वो 16,384 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा एक कॉलम की विड्थ जो है वो कितनी हो सकती है कैरेक्टर्स के हिसाब से, तो 255 कैरेक्टर्स आप एक कॉलम के अंदर जो है, मान लीजिए ये आपका एक कॉलम है, तो इसके अंदर आप 255 कैरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम नंबर्स डाल सकते हैं। रो की हाइट पूछी जाए तो रो की हाइट जो होती है दोस्तों वो 609 पॉइंट्स एक रो की हाइट होती है। मैक्सिमम पेज ब्रेक्स हम कितने कर सकते हैं? 1000
26 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पेज ब्रेक्स कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने का मतलब होता है दोस्तों, मान लेते हैं आप इस पेज पे हैं और आपको इस पेज के बाद एक पेज दूसरे पेज पे जाना है, तो आपको पेज ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पूछा गया है मैक्सिमम पेज ब्रेक्स हम कितने कर सकते हैं, तो 1026 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम पेज ब्रेक्स कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ए सेल कैन कंटेन। सेल क्या होती है दोस्तों, मान लेते हैं ये एक्सेल के अंदर एक सेल होती है, तो जहां पे आप लोगों की रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एक रो और कॉलम टकराते हैं, उस जगह को बोला जाता है दोस्तों सेल। और एक्सेल के अंदर हम जो भी डेटा डालते हैं वो किसी ना किसी सेल के अंदर ही हम डेटा डालते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ए सेल कैन कंटेन, एक सेल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर डाल सकते हैं, तो 32,767 कैरेक्टर्स, 32,767 कैरेक्टर्स हम एक सेल के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। ये भी पूछा जाता है आपसे, जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को दोस्तों सेल बोलते हैं। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर जो हम डेटा डालते हैं वो कहां पे डाला जाता है, तो वो सेल के अंदर ही डेटा डाला जाता है। उसके अलावा पूछा जाता है दोस्तों कॉलम के बारे में और रो के बारे में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, कॉलम को दोस्तों हम दूसरे फील्ड्स के नाम से कॉलम को जानते हैं। रो को दूसरे किस नाम से जानते हैं, रो को दूसरे डेटा के नाम से जानते हैं जहां पे डेटा डलता है। मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होते हैं दोस्तों, जब भी हम कोई फाइल तैयार करते हैं, अगर हमें उसके ऊपर कुछ पार्ट है, यहाँ पे लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में हमें कोई हेडिंग टाइप में देना है, तो हम उसको हेडर बोलते हैं। और उसी पेज के नीचे की तरफ यानी कि बॉटम हिस्से में अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम देना है या कुछ पेज नंबर देना है, डेट देनी है, उसको हम फुटर बोलते हैं। तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक हेडर और फुटर में मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो 255 उसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब है, मान लेते हैं, देखिए ये जो कंटेन शब्द लिखा हुआ है इसमें CONTAIN, टोटल इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, टोटल इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से 255 कैरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हेडर और फुटर के अंदर आ सकते हैं, और 32,767 कैरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर कंटेन किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट शीट्स इन वर्कबुक, जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं वर्कबुक के अंदर डिफॉल्ट पहले से कितनी शीट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, तो 3 शीट जो है वो अवेलेबल होती हैं, जो आपके एक्सेल के नीचे लेफ्ट बॉटम की तरफ आप लोगों को दिखती है। तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी होती हैं, बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं वर्कबुक के अंदर। मैक्सिमम यूनिक सेल फॉर्मेट, सेल स्टाइल्स कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल के फॉर्मेट्स या फिर सेल के स्टाइल्स, अलग अलग तरह के सेल के फॉर्मेट और अलग अलग तरह के सेल के स्टाइल ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो 64,000 ज्यादा से ज्यादा सेल के फॉर्मेट्स और सेल के स्टाइल्स हो सकते हैं। मैक्सिमम यूनिक फॉन्ट टाइप्स, फॉन्ट टाइप क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, ये क्या है आपके, ये फॉन्ट है। और हर फॉन्ट का अलग अलग फॉन्ट्स हमारे पास स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैलिबर होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, ये अलग अलग हमारे पास फॉन्ट्स के स्टाइल होते हैं। तो पूछा गया है मैक्सिमम अलग अलग तरीके के कितने फॉन्ट टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं, तो ग्लोबली अगर बात करी जाए तो 1024 फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से 500 पर वर्कबुक हम यूज कर सकते हैं। हर एक वर्कबुक में हम 512 जो है उस हर वर्कबुक में यूज कर सकते हैं। और ग्लोबली अगर पूछा जाए तो कितने फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, 1024 फॉन्ट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के ग्लोबली। मैक्सिमम हाइपरलिंक्स इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हाइपरलिंक्स कितने हो सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइपरलिंक का मतलब होता है दोस्तों, मान लेते हैं हमने इतना कोई कंटेंट डाला है हमारे वर्कशीट के अंदर, और उसमें से हमने एक लाइन यहाँ पे लिखी थी, जिस लाइन पे लिखा गया है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए HSSC की वेबसाइट पे जाने के लिए। और जैसे ही हमारी उस वर्कबुक पे कोई यूज करता है और वहां पे आके अगर क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट किसी ना किसी लिंक पे जो है वो पहुंच जाता है। इसके लिए हम वहां पे जो है हाइपरलिंक डालते हैं। तो पूछा गया है ज्यादा से ज्यादा हाइपरलिंक एक वर्कशीट में कितने हो सकते हैं, तो 65,530 हाइपरलिंक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक वर्कशीट के अंदर हो सकते हैं। जूम परसेंटेज पूछा है आपसे, कम से कम कितने परसेंट जूम कर सकते हैं हम, कम से कम 10% जूम कर सकते हैं एक्सेल फाइल को, और ज्यादा से ज्यादा कितने परसेंट जूम कर सकते हैं, 400% ज्यादा से ज्यादा उसको जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम फील्ड्स इन ए डेटा फॉर्म, एक डेटा फॉर्म के अंदर मैक्सिमम फील्ड्स कितनी हो सकती हैं, यानी कि कॉलम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम फील्ड 32 मैक्सिमम फील्ड्स उसमें हो सकती हैं। मैक्सिमम आइटम्स डिस्प्लेड इन फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, यानी कि एक फिल्टर नाम की चीज होती है। फिल्टर का काम क्या होता है दोस्तों, छानना होता है।
अब जब भी हमें कोई चीज़ छाननी होती है, किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ हमें निकालनी होती है, उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, फिल्टर करना बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसमें से हमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए होता है। तो हम उन 10 स्टूडेंट्स का डेटा किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, उन 10 नाम से निकाल सकते हैं, उनके फादर नेम से निकाल सकते हैं, उनके रोल नंबर के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स के डेटा को फिल्टर करेंगे 10 स्टूडेंट्स के डेटा को निकालने के लिए। तो जब मैक्सिमम आइटम्स डिस्प्ले होते हैं, जब भी हम फिल्टर वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को जब हम ओपन करते हैं, तो उसमें कितने आइटम्स जो है हमें दर्शाए जाते हैं, तो 10,000 आइटम्स जो है हमारे पास फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट में दर्शाए जाते हैं। मैक्सिमम लेंथ पूछी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई ऑफ फॉर्मूला कंटेंट्स। फॉर्मूला के जो कंटेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कितनी हो सकती है पूछा जाए तो 8192 कैरेक्टर्स की लंबाई हो सकती है आपके फॉर्मूला कंटेंट्स की। मैक्सिमम यूजर्स हु कैन ओपन एंड शेयर ए शेयर्ड वर्कबुक एट द सेम टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग एक शेयर्ड वर्कबुक को या फिर एक वर्कबुक को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, शेयर करने के बाद एक साथ ओपन कर सकते हैं। एक ही टाइम पे कितने लोग एक वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, तो 256 जो है यूज़र्स, 256 लोग जो हैं उसको वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं एक टाइम पे, सेम टाइम पे, और एक साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कितने, 256। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस? वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? वर्क स्पेस का मतलब होता है हम एक वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, 2 वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, तीसरी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं। जब ज़्यादा वर्कबुक्स एक साथ मिलती हैं तो उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्क स्पेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बैठ के काम करता है, 2 इंसान बैठ के काम करते हैं, एक ऑफिस में 3 इंसान बैठ के काम करते हैं। तो एक फ्लोर के ऊपर मान लेते हैं 100 लोग बैठ के काम करते हैं, तो उन 100 लोगों के लिए वो क्या है? वो वर्क स्पेस है, जगह है वो काम करने की। तो काम करने की जगह या फिर वर्क स्पेस किसको बोला जाता है? वर्क बुक्स के संग्रहण को जो है वो वर्क स्पेस बोला जाता है। फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। पहली जो सेल होती है एक्सेल के अंदर, उसका नाम या उसकी जगह या फिर उसका स्थान क्या होता है? A1 होता है। A1 या फिर आपसे B1 या फिर आपसे पूछा जाए C3, इसका क्या मतलब होता है? जो अल्फाबेट लिखी होती है उसका मतलब होता है दोस्तों कॉलम, यानी कि ए क्या है? कॉलम है। और जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रो, यानी कि पहली रो का ए कॉलम, पहली रो का बी कॉलम, तीसरी रो का सी कॉलम। तो ये मतलब होता है इनका। तो पहली जो सेल होती है एक्सेल के वर्कशीट के अंदर, उसका स्थान क्या होता है? A1 होता है, यानी कि पहली रो होती है और पहला ही क्या होता है? कॉलम होता है। What happens when dollar signs are entered in a cell address? क्या होगा जब हम ये डॉलर का साइन एक सेल के अंदर एंटर करेंगे? An absolute cell address is created. एक एब्सोल्यूट सेल का एड्रेस जो है वो बन जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। What are the tabs that appear at the bottom of each workbook? हर एक वर्कबुक के नीचे वाले स्थान में जो टैब्स हमें दिखाई देती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको उस शीट की टैब्स बोला जाता है। शीट की टैब्स जो होती हैं वो वर्कबुक के निचले हिस्से में दर्शाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। What is represented by the small black square? क्या दर्शाया जाता है छोटे काले स्क्वेयर के द्वारा? इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ एन एक्टिव सेल और रेंज। लोअर राइट कॉर्नर, मान लेते हैं ये एक्टिव सेल और रेंज है, इसके लोअर राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक प्लस का साइन होता है ब्लैक कलर का। उसका मतलब पूछा गया है क्या होता है या फिर वो किसके लिए यूज होता है? तो वो फाइल हैंडल के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये पहले नंबर की सेल है, ये दूसरे नंबर की सेल है। इस सेल में आप लिखते हैं 1 और इस सेल में आप लिखते हैं 2। तो अगर आप इनमें से इन दोनों को या एक को सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो राइट बॉटम में बिल्कुल प्लस का साइन होता है उसको माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे, मान लेते हैं 40 सेल तक आपने उसको छोड़ दिया, तो बाय ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो काउंटिंग है 2 से लेके 3 4 और ऐसे करके आपके पूरी वहां तक आ जाएगी। तो वही पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइल हैंडल करना। एक्सेल के अंदर एक डेटा सीरीज डिफाइंड की जाती है किस तरीके से? डिवीजन ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का विभाजन होता है, परिणामों का विभाजन होता है। एक्सेल के अंदर जो डेटा सीरीज को डिफाइन किया जाता है परिणामों के एक विभाजन के तौर पे।
द कैंसिल एंड एंटर बटन्स अपीयर इन द, जो कैंसिल करने का बटन है और एंटर करने का बटन है वो अपीयर किए जाते हैं, अपीयर दर्शाए जाते हैं कहाँ पे, फॉर्मूला बार के अंदर। फॉर्मूला बार एक जगह होती है एक्सेल के टॉप एरिया में जहाँ पे आप जो भी वर्कशीट के अंदर, वर्कबुक के अंदर जो भी फॉर्मूला डालते हैं वो भी वहाँ पे दिखता है। साथ ही साथ अगर किसी सेल में आपने, मान लेते हैं इस सेल में आपने सी लिखा है, बी लिखा है, कुछ भी लिखा है सेल के अंदर, तो जो सेल के अंदर हम लिखते हैं वही फॉर्मूला बार में भी हमें शो होता है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर जो भी डेटा हम डालते हैं वो सेल के साथ साथ और कहाँ पे शो होता है, तो फॉर्मूला बार के अंदर भी वो शो होता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि सेल के अंदर हम जो भी कंटेंट डालते हैं उसको हम सेल में तो एडिट कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसको और कहाँ पे एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बार के अंदर भी आप सेल के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। द बॉक्स ऑन द चार्ट, चार्ट के ऊपर जो बॉक्स होता है कंटेन करता है नेम ऑफ ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। चार्ट के अंदर एक बॉक्स होता है छोटा सा, उसके बारे में पूछा गया है कि चार्ट के अंदर जो बॉक्स होता है वो हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड, हर एक अलग अलग जो रिकॉर्ड हम डाल रहे हैं उसके बारे में, उसका जो नाम है वो उस बॉक्स के अंदर होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको लीजेंड बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लीजेंड के बारे में पूछा जाता है। चार्ट होगा, चार्ट के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होगा जो हर एक रिकॉर्ड के नाम अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, उसको हम लीजेंड बोलते हैं। जहां पे एक रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है दोस्तों, नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। जब हम सी लैंग्वेज या पाइथन सीरीज पढ़ रहे थे या फिर हम प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं, वहां पे भी हम नेस्टेड शब्द देखते हैं। नेस्टेड शब्द कहीं भी लग जाता है दोस्तों, उसका मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज होना। पूछा जाए नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना। पूछा जाए नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना। एक्सेल के अंदर दो तरीके से हमारे पास फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एक होता है दोस्तों फॉर्मूला। यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल के, फंक्शंस होते हैं वो एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, और जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर्मूलाज एक्सेल स्टार्ट विद, फॉर्मूला इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं हम, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कोई भी फॉर्मूला जब हम एक्सेल के अंदर डालते हैं वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो पूछा जाए कि कौन सा साइन है, कौन सा सिंबल है जिससे हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला डालने स्टार्ट करने से पहले हम उसका यूज करते हैं, तो इज इक्वल टू का साइन हम यूज करते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट, चार्ट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड का क्या शॉर्टकट होता है, तो F11 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। फॉर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज, सेल रेंज हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, उस सेल रेंज के लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ता है। चार्ट बनाने का सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, मान लेते हैं हमने इतने एरिया में कुछ डेटा डाला है, हम उससे जुड़ा हुआ चार्ट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम F11 की दबाएंगे, तो हमारा एक चार्ट बन जाएगा जो कि इस डेटा पर आधारित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंसर्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, एक ही सेम सेल के अंदर एक नई लाइन हमें ऐड करनी है, तो हमारे लिए कौन सा शॉर्टकट हमें यूज करना होता है, तो ऑल्ट के साथ अगर हम एंटर दबाते हैं तो हम सेम इस सेल के अंदर जो है एक नई लाइन को ऐड कर सकते हैं। इफ पार्टिकुलर वर्कबुक हैव टू ओपन ईच टाइम एक्सेल स्टार्टेड, अगर एक ही वर्कबुक जो है हमें बार बार ओपन करनी है जब भी हम एक्सेल को दोबारा से स्टार्ट करें, वेयर दैट वर्कबुक शुड बी प्लेस्ड, तो उस वर्कबुक को हमें कहाँ रखना होता है, तो एक एक्सेल स्टार्ट नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर हमें उस वर्कबुक को रखना होता है। अभी हम काम कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर, हमने काम कर लिया है, हमने हमारी फाइल को सेव कर दिया है, हम चाहते हैं कि दोबारा से जब हम एक्सेल ओपन करें तो हमारी सेम वही फाइल जो है हमारी ओपन होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमें उस फाइल को हमेशा कहाँ पे सेव करना होता है, तो हमें एक्सेल स्टार्ट नाम के फोल्डर में उस फाइल को सेव करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड बाय, वर्कशीट को रीनेम किया जा सकता है, उनके नाम को बदला जा सकता है। पुराने नाम की जगह पे नया नाम अगर हम देना चाहते हैं हमारी वर्कशीट को, तो उसको कैसे दिया जा सकता है, हमें डबल क्लिक करना होता है वर्कशीट टैब के अंदर और एक नया नाम टाइप कर देना होता है, सिंपल सा काम करना होता है। पूरी रो को अगर हमें छिपाना है, हमें एक पूरी रो को, मान लेते हैं ये एक पूरी रो है, इसको हमें हाइड करना है, छिपाना है हमारी फाइल में से, तो हम कंट्रोल के साथ 9 दबाते हैं उसको हाइड करने के लिए रो को। शॉर्टकट की क्या होती है, एक नई कमेंट डालनी है हमें सेल के अंदर। देखो, कमेंट डालने से पहले सेल के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कमेंट होती क्या है।
कोई भी डेटाबेस अगर हम तैयार कर रहे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे फिर हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो कमेंट्स का जो रोल होता है वो इतना रोल होता है कि जो भी कंटेंट हम डाल रहे होते हैं उस कंटेंट के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ वहाँ पे डालना चाहते हैं, उसके लिए हम जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो कमेंट का ऑप्शन होता है। तो शॉर्टकट की पूछी है नई कमेंट ऐड करने के लिए सेल के अंदर, तो जब शिफ्ट के साथ F2 हम दबाते हैं तो हम एक नई कमेंट ऐड कर पाते हैं एक सेल के अंदर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इंसर्ट करने के लिए करंट वर्कबुक में हमें एक नई शीट को ऐड करना है, तो हम क्या दबाएंगे, हम शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो हम एक नई शीट ऐड करेंगे करंट वर्कबुक जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें नई शीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का हम यूज करेंगे। विच वन इज द लास्ट कॉलम हेडर इन एक्सेल 2007? एक्सेल 2007 में लास्ट कॉलम हेडर क्या था, तो उसको हम XFD बोलते थे। काफी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट रिपीट हुआ है HSSC में, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से पूछा जाएगा इनमें से लास्ट कॉलम हेडर कौन सा है, तो XFD लास्ट कॉलम हेडर होता है। लास्ट कॉलम हेडर का मतलब होता है जो आखिरी कॉलम होता है उसका नाम, तो XFD उसका नाम होता है। ज्यादा से ज्यादा हाउ मेनी शीट्स कैन बी सेट एज डिफॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक? नया वर्कबुक क्रिएट करते टाइम, बनाते टाइम ज्यादा से ज्यादा कितनी शीट्स को सेट एज डिफॉल्ट किया जा सकता है, तो 255 ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स को सेट एज डिफॉल्ट पे किया जा सकता है। इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स इन राइट अलाइंड। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज जो होती हैं वो कहाँ पे अलाइन होती हैं, वो राइट अलाइंड होती हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये सेल है, इसके अंदर अगर आप मैथमेटिकल या फिर डिजिट्स का यूज करके अगर डेटा डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो इस सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट किस तरफ अलाइन होती है, तो राइट साइड में बाय डिफॉल्ट वो अलाइन होती है। एक्सेल के अंदर यू कैन सम ए लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपली सिलेक्टिंग ए टूल बटन कोड। एक्सेल के अंदर हम एक बहुत बड़ी रेंज के डेटा को सम कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। कौन सा बटन यूज करके, तो हम ऑटो सम फंक्शन का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा संख्या जो है उसको हम एडिशन कर सकते हैं ऑटो सम का यूज करके। टू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल प्रेस, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए MS एक्सेल में हमें कंट्रोल के साथ स्पेस बार सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हमारा पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, और रो को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हम ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का यूज करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टू सिलेक्ट ओनली द एक्टिव सेल, सिर्फ एक्टिव सेल को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ बैक स्पेस की दबाते हैं। टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवीजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन। हमें कौन सा नंबर रिटर्न करना है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करना है एक नंबर के बाद। जैसे ही एक नंबर हमने डिवाइड किया डिवाइजर से एक्सेल के अंदर और हमें रिमाइंडर चाहिए है, तो हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन MOD फंक्शन यूज करेंगे अगर हमें रिमाइंडर की जरूरत होती है तो। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? एक्सेल के अंदर हमारे पास मान लेते हैं नाम है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स वहाँ पे हैं, किसी को 10 मार्क्स मिले हैं, किसी को 100 मार्क्स मिले हैं, तो हम चाहते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग बढ़ते क्रम में घटते क्रम में उस डेटा को हम सेट करें। उसके लिए हमारे पास एक्सेल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो डेटा सॉर्ट का ऑप्शन होता है, सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर कौन कौन से चार्ट हैं क्रिएट किए जा सकते हैं? एरिया चार्ट क्रिएट किया जा सकता है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ भी क्रिएट किया जा सकता है। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल? आज की डेट, अगर हम आज काम कर रहे हैं MS एक्सेल में, तो हमें आज की करंट डेट अगर हमें डिस्प्ले करानी है, आज का करंट टाइम अगर हमें डिस्प्ले कराना है MS एक्सेल के अंदर, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? हम NOW नाउ फंक्शन और पेरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। अभी, नाउ का मतलब होता है अभी, और अभी की करंट डेट और अभी का टाइम डालने के लिए हम नाउ फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल? सिर्फ MS एक्सेल के अंदर करंट डेट अगर हमें यूज करनी है, आज की डेट डालनी है, डेट और टाइम डालना है तो नाउ का यूज करेंगे, सिर्फ डेट डालनी है तो हम टुडे का यूज करेंगे। वट डज काउंट ए फंक्शन? काउंट ए फंक्शन का काम क्या होता है एक्सेल के अंदर, तो काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी कि ऐसी सेल्स, मान लेते हैं हमने 50 सेल्स को सिलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि उसमें से
सिर्फ हम उन सेल्स का यूज करें जिन सेल्स जो हैं वो खाली नहीं है। मान लेते हैं इस सेल में हमने ए डाला हुआ है, इसमें सी, इसमें बी, और 1 2 3, ये 3 सेल खाली हैं, 3 सेल भरी हुई है। 6 सेल हम सिलेक्ट करेंगे। 6 सेल में से जैसे ही हम काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे तो हमें सिर्फ वो सेल हमारी सिलेक्ट होंगी जो नॉन एम्प्टी हैं, यानी कि जिनके अंदर डेटा है। सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स अगर हमें सिलेक्ट करनी है तो हम काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम और रोज। फॉर्मूला के अंदर कौन सा सिंबल होता है जो स्पेसिफाई करता है, जो बताता है, दर्शाता है फिक्स्ड कॉलम्स को और रोज को दर्शाता है? तो डॉलर का साइन होता है। तो डॉलर के साइन के बारे में आपको ये बात भी याद रखनी है। एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द, ये पहले भी आ चुका है कि एक्सेल जो दर्शाता है करंट सेल एड्रेस, अभी सेल का एड्रेस क्या है। मान लेते हैं A1 सेल है या फिर B5 सेल है। इस सेल का जो ये एड्रेस है ये कहाँ पे दर्शाया जाता है? तो नेम बॉक्स के अंदर इस सेल का नाम, जो किसी भी सेल का एड्रेस जो है वो दर्शाया जाता है। कमेंट्स पुट इन सेल्स और कॉल्ड, सेल्स के अंदर जो हम कमेंट डालते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको सेल टिप बोला जाता है। कमेंट्स कैन बी एडिड टू सेल यूजिंग, कमेंट्स को ऐड किया जा सकता है सेल के अंदर यूज करके, प्रयोग करके। किसका? इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट्स हम डाल सकते हैं सेल के अंदर। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इंटू 2, कौन सा मेन्यू ऑप्शन है जो प्रयोग किया जाता है विंडो को 2 में स्प्लिट करने के लिए? तो सबसे पहले हम विंडो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, सिंपल है। गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, किसी और शीट के अंदर अगर डेटा है, सेल है, लोकेटेड है, उसमें से अगर हमें डेटा लेना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको सेल रिफरेंसिंग या फिर रिफरेंसिंग उसको बोला जाता है। किसी और वर्कशीट के अंदर, किसी और लोकेशन के अंदर, किसी और डिफरेंट शीट के अंदर डेटा अगर हम लेना चाहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रिफरेंसिंग बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर वैलिड डेटा टाइप कौन सा नहीं है? तो कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक्सेल के अंदर नहीं है। विच एलिमेंट ऑफ ए वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, कौन सा एलिमेंट है एक वर्कशीट का जो प्रोटेक्ट किया जा सकता है एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, यानी कि अचानक से उसके अंदर अपने आप बदलाव ना हो जाए उसके लिए? तो कंटेंट, ऑब्जेक्ट्स एंड सिनेरियोज। A numeric value can be treated as a label value if, एक जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 123, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू को ट्रीटेड एज लेबल, लेबल की तरह ट्रीट करनी है अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू इफ प्रोसीडीज इट एपोस्ट्रोफी, अगर उसके आगे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो हम एक न्यूमेरिक वैल्यू को ट्रीट कर सकते हैं एक लेबल की तरह। कॉन्सैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, कॉन्कैटिनेशन या कॉन्सैटिनेशन एक टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है, देखो एक तो मैं करता हूँ 1 + 2, एक सेल के अंदर 1 लिखा हुआ है, एक सेल के अंदर 2 लिखा हुआ है, जब मैं इनको पकड़ के सम करूंगा तो ये 3 आएगा। एक के अंदर लिखा हुआ है आई, एक सेल के अंदर लिखा हुआ है एम, और एक सेल के अंदर लिखा हुआ है वीरेंद्र। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट जो अलग अलग सेल में है, सेल 1, सेल 2 और सेल 3 में है, मुझे इन 3 सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा एक सेल के अंदर कंबाइन करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। उसके लिए कौन सा सिंबल जो है वो यूज किया जाता है? तो एम्परसेंड सिंबल का यूज किया जाता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए। किसको दोस्तों? टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए। विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला, कौन सा एरिया होता है, कौन सी जगह होती है एक्सेल के अंदर जो हमें अलाउ करती है, परमिशन देती है वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर करने के लिए? तो वो कौन सी होती है? फॉर्मूला बार होती है, जहां पे हम वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर करते हैं। मल्टीपल कैलकुलेशंस, एक से ज्यादा कैलकुलेशंस की जा सकती हैं एक सिंगल फॉर्मूला यूज करके हुए, उसको क्या बोलते हैं? एरे फॉर्मूला बोला जाता है। कैलकुलेशंस ज्यादा करनी है, जोड़ घटा ज्यादा करना है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एरे फॉर्मूला बोला जाता है। हमें कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं? पहला तरीका होता है राइट क्लिक, कॉलम पे राइट क्लिक करो और हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट पे क्लिक करके, या फिर सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू से, वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्ट डिलीट बटन का यूज करके भी हम एक सेल की एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल बार है। ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो स्क्रॉल बार है, एक नीचे की तरफ स्क्रॉल बार है, एक राइट साइड में आपका स्क्रॉल बार है।
तो हम यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रोल बार्स का कहाँ पे, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सेल। इस काम के लिए हम अलग अलग रोज को, कॉलम्स को देखने के लिए, एडिट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रोल बार्स का यूज कर सकते हैं। टू विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप ए सीरीज ऑफ नंबर्स, कौन से बटन पे हमें क्लिक करना पड़ता है, हम नंबर्स की सीरीज को ऐड करना चाहते हैं तो ऑटो सम बटन होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 लिखा है, सेल में 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, इन सभी को ऐड करने के लिए हम ऑटो सम बटन का यूज करते हैं। कौन सा एरिया होता है, जगह होती है एक्सेल के अंदर, एक्सेल विंडो के अंदर जो हमें अलाउ करती है, प्रमाणित करती है एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बार होता है। स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द, स्टेटस कहाँ पे इंडिकेट होता है किसी भी सेल का, तो वो भी फॉर्मूला बार के अंदर इंडिकेट होता है। When you insert an Excel file into a Word document, जब आप एक एक्सेल फाइल को वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो डेटा क्या हो जाता है, डेटा लिंक हो जाता है, डेटा लिंक्ड हो जाता है। कौन सी भाषा यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है मैक्रोज बनाने के लिए, तो विजुअल बेसिक वीबी भाषा जो होती है वो एक्सेल के अंदर मैक्रोज बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता मैक्रोज क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ओपन करके, एक्सेल हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया हुआ, वहां से जाके आप मैक्रोज को समझ सकते हैं। विच वुड यू चूज टू क्रिएट ए बार डायग्राम, बार डायग्राम को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। What do you call the chart that shows the proportion of how one or more data elements related to one another data element है? हम इसको क्या बोलेंगे, चार्ट के अंदर जो शो कर रहा है, दर्शा रहा है प्रोपोर्शन किस चीज़ का, एक या एक से ज़्यादा डेटा एलिमेंट्स दूसरे अनदर डेटा एलिमेंट के साथ रिलेट हैं, जुड़े हुए हैं, तो ऐसे चार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे चार्ट को हम पाई चार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पाई चार्ट का मतलब है ये दिया हुआ है 25% इतनी बिक्री हुई है, 25% इतनी बिक्री हुई है, तो डेटा जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा चार्ट है, पाई चार्ट है। हम कौन सी की प्रेस करेंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की प्रेस की जाती है। 7 में से आता है और स्पेलिंग में भी से आता है, तो F7 से हम स्पेलिंग चेक करते हैं। टू रिकॉर्ड ए सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड माउस एक्शंस टू प्ले बैक लेटर वी यूज, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स, यानी कि कब हमने कौन सी की प्रेस की थी, हम उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एंड माउस एक्शंस टू प्ले बैक लेटर, तो और माउस के एक्शंस भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कब मैंने कहाँ पे क्लिक किया, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने पाई चार्ट बनाया, मुझे इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मैक्रो रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थे दोस्तों 75 वो पॉइंट्स एक्सेल के बारे में जो आप लोगों को पता होने ही होने चाहिए, चाहे आप एक्सेल सीख रहे हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये पॉइंट्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी ही और वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।